चलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महाकाल कोचिंग क्लासेस में। आज एक बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ में आया हूँ। ठीक है, देखो आज का अपना जो टॉपिक है वो ट्रांसफार्मर है। ठीक है, 12th क्लास की फिजिक्स का सबसे बढ़िया टॉपिक है। जैसे मान लो कि ट्रांसफार्मर से एक चीज़ तो ये पता है अपन को कि ट्रांसफार्मर से कुछ ना कुछ तो वो पूछेगा, है ना। तो आज अपन पूरा ट्रांसफार्मर ख़त्म कर देते हैं, यानी ट्रांसफार्मर क्या है, उसका सिद्धांत क्या है, ठीक है, उसका उपयोग क्या है, उसकी ऊर्जा क्षय के कारण। तो जितने भी इससे क्वेश्चन बनते हैं ट्रांसफार्मर से, जितना भी कुछ भी पूछेगा, अगर तुम मेरी ये वीडियो देख लोगे और इस ट्रांसफार्मर का नोट्स अपने कोचिंग अगर तुम अपने नोट्स में बना लेते हो, इस ट्रांसफार्मर से तुम्हारा 100% ये समझ लो कि एक क्वेश्चन तुम्हारा पक्का हुआ है कि ट्रांसफार्मर से तुमने एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो आज अपन ट्रांसफार्मर, पहले अपन बढ़िया से एक डेफिनेशन लिखेंगे, इसकी परिभाषा। ठीक है, सभी लोग मेरे साथ लिखो और इस चीज़ को समझो कि ट्रांसफार्मर बहुत ही सही टॉपिक है और आएगा ये भी 100%। हमें पता है, अगर तुम मेहनत ना करे तो उससे बड़ा मूर्ख कोई है नहीं है ना। ट्रांसफार्मर के बारे में तुझे पता है, सब कुछ दिख रहा है, तो इसकी सबसे पहले अपन परिभाषा लेंगे। तो परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी? ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है, सभी लोग लिखो मेरे साथ। ठीक है, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है, तुमने घर पे देखा हुआ, तुम्हारे यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर लगी होंगी उसी के बारे में सारा अपन पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है, ठीक है, जिससे जो प्रतिवर्ती वोल्टता को जो ठीक है, मैंने क्या लिखा है, जो प्रतिवर्ती वोल्टता को बड़ा या ठीक है, बड़ा या घटा देता है। ठीक है, और इसका कार्य अन्वयन प्रेरण के सिद्धांत पे ये इसकी बहुत ही सही डेफिनेशन है। वही देखो, अपन इसके डेफिनेशन में क्या लिखा है कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है, ठीक है, मतलब ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से प्रतिवर्ती वोल्टता को बढ़ाया मतलब प्रतिवर्ती वोल्टता को बढ़ाया या घटाया, बड़ा या घटा देता है। ठीक है, मतलब जैसे मान लो ट्रांसफार्मर क्या करेगा, अपनी जो प्रतिवर्ती वोल्टता हो, यानी तुमने देखा होगा तुम्हारे जो एक लाइन जा रही होगी जिसमें बहुत ठीक है, जो इसमें जो वोल्टेज होगा उस लाइट का, तो वो वोल्टेज बहुत अधिक होगा। ठीक है, और जैसे ही तुम एक ट्रांसफार्मर का यूज़ करोगे और तो वो तुम्हारे घर में तो तुम उस लाइट का अपने घर में यूज़ कर पाओगे। बात समझो, ये बढ़िया से ये खम्भों से जो तुम्हारे पास लाइट आ रही है, ठीक है, अगर तुम इसमें डायरेक्ट कुंडी जोड़ते हो तो तुम उस लाइट का यूज़ नहीं कर पा रहे ना, वो एक बहुत ज़्यादा उसका वोल्टेज हो जाएगा। जैसे ही तुम इसमें क्या जोड़ दोगे, ट्रांसफार्मर जोड़ दोगे, ठीक है, जैसे ही तुमने एक ट्रांसफार्मर जोड़ी तो ये क्या करेगा, उसके वोल्टेज को कम करने का काम करेगा और तुम इसमें घर पे बड़ी आसानी से इस लाइट का यूज़ कर पाओगे। देखो, तो हमने क्या लिखा भाई, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो प्रतिवर्ती वोल्टता को बढ़ा या घटा देता है। इसका कार्य अन्वयन प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। स्वयं प्रेरण में देखो, अब अन्वयन प्रेरण के सिद्धांत में कैसे काम करेगा, देखो इसमें एक कुंडली होती है, मतलब अन्वयन प्रेरण, स्वयं प्रेरण में एक कुंडली में सारा काम होता है, लेकिन अन्वयन प्रेरण में अपने पास क्या होता है, दो कुंडली होंगी। तो अपने पास जो ट्रांसफार्मर में भी तुम्हारे पास क्या होगा, दो कुंडली होंगी। तो देखो, बात समझ में आ रही है मेरी सारी। तो हमने ट्रांसफार्मर के बारे में क्या लिखा है, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो क्या करेगी, आपके वोल्टता को बढ़ाने का, मतलब जो वोल्टता को घटाया बढ़ा देती है, और ये किस पे काम करेगी, तुम्हारे अन्वयन प्रेरण पे काम करती है। ठीक है, और इसका अब अपन दूसरा लिखेंगे, ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। परिभाषा कर ली, अब अपन प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब ट्रांसफार्मर के अपन क्या पढ़ेंगे, प्रकार पढ़ेंगे। तो एक तो अपने पास ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो अपने पास अपचायी ट्रांसफार्मर होता है, एक अपने पास कौन सा ट्रांसफार्मर होता है, अपचायी ट्रांसफार्मर।
देखो अपन जो घर में यूज़ कर रहे हैं ना जिस ट्रांसफार्मर का, अपन जो अपने घरों में यूज़ कर रहे हैं वो अपन क्या कर रहे हैं, वोल्टता को घटाने के लिए उस ट्रांसफार्मर का यूज़ कर रहे हैं। मतलब जो अपने घरों में ट्रांसफार्मर यूज़ हो रही है उसका काम वोल्टता को घटाने के लिए किया जाता है। बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं जिसमें एक ऐसी ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है जो वोल्टता को बढ़ाए, मतलब जो वोल्टेज है उसे बढ़ाने का काम करेगी, है ना। तो ये अपने पास दो प्रकार के अपने पास क्या होती है, ट्रांसफार्मर होते हैं। तो एक अपने पास अपसाइड ट्रांसफार्मर, देखो इसमें क्या करेंगे, देखो अब जैसे ही तुम अपसाइड ट्रांसफार्मर को जोड़ोगे तो इसमें वोल्टता को क्या करेगा, ये घटा देता है। और किंतु धारा का मान, जैसे ही तुम अपसाइड ट्रांसफार्मर में क्या करे, तो जैसे मान लो अपन को धारा का मान चाहिए, है ना, वोल्टेज चाहिए, वोल्टता, तो ये देखो अपसाइड ट्रांसफार्मर में क्या हो जाएगा, अपसाइड ट्रांसफार्मर, इसकी डेफिनेशन अपन लिखेंगे कि यह ट्रांसफार्मर ये क्या, ये अपसाइड ट्रांसफार्मर, अब जो अपनी अपसाइड ट्रांसफार्मर होगी वो क्या करेगी, ये ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती वोल्टता को घटा देती है। ठीक है, तो हमारे पास दो ट्रांसफार्मर होंगे, एक तो अपने पास अपचाई और एक अपने पास कौन सी उपचाई ट्रांसफार्मर होगी। अपचाई ट्रांसफार्मर में क्या होगा, ये प्रत्यावर्ती वोल्टता को क्या करेगा, अपने पास घटा देगी। ठीक है, अपचाई ट्रांसफार्मर में क्या होगा, प्रत्यावर्ती वोल्टता को घटा देता है किंतु धारा का मान बढ़ा देता है। ये वोल्टता को घटाएगा और अपन को धारा, किंतु धारा का मान, देखो ये टॉपिक समझो कि ये अपने पास ये टॉपिक क्या कह रहा है अपन से कि मतलब अपचाई जो हमारे ट्रांसफर होती हैं वो दो प्रकार की हो जाएंगी। एक तो अपने पास अपचाई ट्रांसफार्मर होगी और अपनी एक और अपनी ट्रांसफार्मर हो जाएगी अपचाई ट्रांसफार्मर। तो अपचाई ट्रांसफार्मर क्या करेगी, जैसे ही हम अपचाई ट्रांसफार्मर का यूज़ करेंगे तो इसमें प्रतिवर्ती वोल्टता का मान कम होगा। देखो जैसे ही तुम्हारी प्रतिवर्ती वोल्टता का मान कम होगा तो ये धारा का मान बढ़ा देती है ना। इसका काम जैसे ये ज़्यादातर कहाँ पे यूज़ होगी, फैक्ट्रियों में, है ना। तो ये क्या करेगी, तो वोल्टता का मान कम करेगी और धारा का मान बढ़ा देगी। क्योंकि जैसे मान लो तुम घरों में जैसे फैक्ट्रियों में विद्युत की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है और बहुत उसमें सही मतलब धारा अधिक चाहिए होती है ना। तो अपन क्या करेंगे, अपचाई ट्रांसफार्मर क्या हो जाएगी, यह ट्रांसफर प्रतिवर्ती वोल्टता को घटा देती है किंतु धारा का मान बढ़ा देती है। देखो मेरी बात समझ में आ रही है, अपन ने दो चीज़ पढ़ी है। एक तो अपन ने क्या पढ़ी है कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर एक ऐसी होती है जिसमें अपन प्रतिवर्ती वोल्टता को बढ़ाया घटा सकते हैं। ठीक है, और ये नॉन प्रेरणा पर काम करती है। दूसरा अपन ने टॉपिक क्या लिखा है भाई साहब, ये दो प्रकार की होती है अपने पास अपचाई और एक अपने पास कौन सी, उपचाई ट्रांसफार्मर। तो अपचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ये प्रतिवर्ती वोल्टता का मान कम करेगी और जिसकी वजह से धारा का मान क्या हो जाएगा, अपने पास अधिक हो जाएगा। ये दोनों तीन चीज़ें समझ में आनी चाहिए। अगला टॉपिक और लिखो इसका उपचाई। ठीक है, अपचाई ट्रांसफार्मर हो गया। अब अपने पास क्या हो, उच्चाई ट्रांसफार्मर। सब कुछ सब बढ़िया दिख रहा है। ठीक है, देखो अब अपने पास जो अपने पास टॉपिक होगा वो कौन सा होगा, अपने पास अपन ने अपचाई ट्रांसफार्मर सारा पढ़ लिया। अब जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उच्चाई ट्रांसफार्मर क्या होता है। ठीक है, ठीक है, तो उच्चाई ट्रांसफार्मर अपने पास कौन सा ट्रांसफर हो जाएगा, वही यह, जैसे मान लो यह ट्रांसफर प्रतिवर्ती वोल्टता को बढ़ाता है और धारा के मान को, ये इसका उल्टा हो जाएगा। अपचाई में क्या होगा, वोल्टता कम होगी और धारा का मान बढ़ेगा। और इसका जो अपन आंसर लिखेंगे, यह ट्रांसफार्मर, जल्दी लिखो मेरे साथ में, प्रत्यावर्ती ये क्या करे, यह ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती वोल्टता को बढ़ा देता है किंतु धारा का मान कम कर देता है। देखो ये आंसर तुम सभी को ये देखो, ये अपन मतलब ये डेफिनेशन इसकी खत्म हो गई। मतलब अपन से जो डेफिनेशन पूछ सकता था इसके अंदर ही डेफिनेशन पूछेगा और कोई डेफिनेशन इसमें है नहीं, है ना। बहुत ही खत्म कर दिया अपन ने। देखो ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तुमसे पूछेगा ट्रांसफार्मर, तुम बड़ी आसानी से बता दोगे भाई इससे हम वोल्टता का मान कम या अधिक कर सकते हैं। और दो अपने पास ट्रांसफार्मर हो जाते हैं, तो अपने पास अपचाई ट्रांसफार्मर हो जाता है, एक तो अपने पास उच्चाई ट्रांसफार्मर हो जाता है। तो अपचाई ट्रांसफार्मर का जो काम होगा वो क्या काम होगा कि इसमें वोल्टता को वो क्या करेंगे,
करेंगे, कम करेंगे और धारा का मान अधिक करेंगे। इसमें वोल्टता अधिक होगी और धारा का मान क्या होगा, कम होगा। ये डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और सबको आना चाहिए। और मुझे लगता है कि सबने नोट कर लिया होगा, और नहीं किया होगा तो वीडियो को बढ़िया से रोको, नोट करो, पढ़ो यार। देखो रियलिटी ये है कि बिना पढ़े तो कुछ होने वाला नहीं है। अब देखो अगले टॉपिक पे आ जाओ, इसके चित्र। अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो अपन से पूछेगा कि नामांकित चित्र बनाइए। नामांकित चित्र यानी इनको तुम्हें नाम भी देना पड़ेगा। बात समझो मेरे पास, अपन को चित्र बनाना पड़ेगा और इसके चित्र के जगहों को अपन को क्या करना पड़ेगा, नाम देना पड़ेगा। तो सभी लोग बढ़िया चित्र बनाओगे मेरे साथ। चलो एक बढ़िया से ऐसी लाइन खींचनी है तुम्हें, और उसमें 1 2 3 और 4 तुम क्या ले लो इसमें, ये तुमने लाइन ले ली, ठीक है। इसे थोड़ा अंदर से लेना है। अब आ जाओ, सभी को देखो, जैसा मैं बनाते चल रहा हूँ वैसे आप लोग भी बनाओ, आ जाएगी आप सभी लोग समझ में। देखो ये अपना बन गया भाई ट्रांसफार्मर। जैसा भी बना है, आप सभी लोग अगर थोड़ी इसमें ट्रांसफार्मर के चित्र में अगर तुम इससे नहीं बना पा रहे तो अपनी बुक से ले लो, है ना, तुमको 12th में एक बुक मिली होगी, उससे इस चीज़ को समझो। हमारा सिंपल सा ये टॉपिक है कि तुम्हें आना चाहिए। ये हमने इससे तार लपेट रखा है, ठीक है, और इससे हमने क्या लगाया है, प्रत्यावर्ती वोल्ट लगाया है। देखो मैंने क्या रखा है, एक ट्रांसफार्मर बनाई है, ठीक है, और इसमें ये अपने पास क्या हो जाएगा, पटलित रॉड हो जाएगा। ये अपने पास क्या हो जाएगा, पटलित। ये अपने पास हो जाएगा पटलित रॉड। ये अपनी हो जाएगी प्राथमिक कुंडली। इन सारे नामों को तुम्हें आना चाहिए, सारे बहुत ही अगर तुम इनका नाम लिखोगे ना। और ये अपने पास कौन सी हो जाएगी, इसकी द्वितीयक कुंडली। और ये अपने पास हो गई उच्चाई ट्रांसफार्मर। सॉरी, अपचाई ट्रांसफार्मर। उच्चाई ट्रांसफार्मर नहीं, ये अपना जो पहला बनेगा वो अपन ने किसका बनाया, अपचाई ट्रांसफार्मर का। देखो बात समझो, अपन ने क्या लिखा है भाई, हमने सबसे पहले चीज अपन कौन सी ले ली, अपन ने ट्रांसफार्मर ली। तो अपन को ट्रांसफार्मर का चित्र बनाना है, तो अपन ने क्या बना दिया, अपन को 2 चित्र बनाने पड़ेंगे। और एक तो अपन को अपचाई ट्रांसफार्मर का चित्र बनाना पड़ेगा, दूसरा अपन को किसका चित्र बनाना पड़ेगा, उच्चाई ट्रांसफार्मर का। सेम टू सेम तुम्हें किसका ले लेना, उच्चाई ट्रांसफार्मर का। यही का यही इसमें छाप लो। बात समझो मेरी, यही का यही अपन किस में छापेंगे, इसमें छापेंगे। चलो अपन ये तो अपन बहुत जल्दी से बना लेंगे। अब ये अपन ने क्या जोड़ दिया, वोल्टता जोड़ दिया। इसमें भी सब कुछ वैसा का वैसा लिखेंगे। ये अपने पास कौन सी हो जाएगी, प्राथमिक कुंडली हो जाएगी। और यही अपने पास कौन सी हो जाएगी, द्वितीयक कुंडली हो जाएगी।
यही अपने पास पटलित रॉड होगा और ये अपने पास हो जाएगी ऊंचाई ट्रांसफार्मर। चलो, मेरी बात सबको समझ में आ रही है। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये अपन ने खत्म कर दिया। देखो सेकंड, पहले अपन से ट्रांसफार्मर पूछेगा तो तीनों ट्रांसफार्मर मतलब हम बता देंगे। डेफिनेशन हमसे पूछ रहा है तो हमने डेफिनेशन बता दी, उसके प्रकार अगर हमसे पूछेगा तो हम उसके प्रकार बता देंगे। और दूसरा हमारा जो काम क्या था कि इसका नामांकित चित्र बनाइए, तो बढ़िया से अपन ने इसका चित्र बना दिया। ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं करना। 4 लाइन यहाँ से, 4 लाइन यहाँ से, 4 लाइन यहाँ से 2 कोनों लिए अपने पास जोड़ दिया, ये हमने से तार लपेट दिया, ये अपने ऊंचाई ट्रांसफर हो गई, अपने पास ऊंचाई ट्रांसफर हो गई। चित्र बहुत ही सिंपल है और आना चाहिए। अब इसकी ये चित्र तुम सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा और ऐसे नोट करो और बनाओ बढ़िया से, है ना। अब इसका अपना जो सेकंड टॉपिक है वो देखो। अगर समझ में नहीं आ रहा तो इसे नोट कर, इसको रोक कर वीडियो को बढ़िया से इसे कंप्लीट करना है ना। अब देखो, हमने इसमें 2 चीज़ निपटा दी। एक तो अगर अपन चित्र बनाने की बोलेगा ट्रांसफार्मर का तो अपन चित्र बना देंगे बढ़िया से, बहुत ही सिंपल तरीके से। और अगर हमसे कोई सी भी डेफिनेशन पूछता है तो वही अपन खत्म कर देंगे। अगला जो अपने पास टॉपिक होगा कि इसकी कार्यविधि लिखो, ट्रांसफार्मर की कार्यविधि। देखो मैं तो ये कह रहा हूँ भाई, तुम्हें समझ में आ जाएगा, मेरी बात सुनो यार, है ना, चीज़ को समझो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बार आने वाला है इस पेपर में, तो हमें आना चाहिए सारा सारा। अब देखो इसकी कार्यविधि तो सिंपल सी है। किस कार्यविधि तो सिंपल सी है, कुछ नहीं करना अपन को इसकी कार्यविधि में, है ना। कार्यविधि कैसे लिखेंगे, मतलब ये कार्य ट्रांसफार्मर जो होता है वो कार्य किस तरीके से करती है ना। तो ट्रांसफार्मर की अपन कार्यविधि कैसे लिखेंगे, तो देखो मतलब जैसे ही अपन जैसे मान लो मैं इस चीज़ को समझो, जैसे ही मैं प्रथम कुंडली में वोल्टता जोड़ता हूँ, ठीक है, जैसे ही मान लो मैंने प्रथम कुंडली में वोल्टता जोड़ी तो प्रथम कुंडली में क्या होने लगेगा, धारा उत्पन्न होने लगेगी। और जैसे ही धारा उत्पन्न होने लगेगी तो इस कुंडली में क्या होने लगेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लगेगा, है ना। बात समझो, मतलब मैंने जैसे ही पहली कुंडली में वोल्टता जोड़ी तो धारा उत्पन्न हो गई, और जैसे ही धारा उत्पन्न हुई तो इस पहली कुंडली में क्या होने लगेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लगेगा। जैसे ही तुमने चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करा तो उसके पास की जो दूसरी कुंडली होगी, है ना, जैसे देखो ट्रांसफार्मर में 2 कुंडली होती है, सबको पता है। जैसे ही मान लो कि मैंने क्या किया, ये सब कुछ हुआ तो उसके पास में जो दूसरी कुंडली है उसमें क्या होने लगा, चुंबकीय फ्लक्स, जो उसका दूसरी कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स हुआ, चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में क्या होने लगेगा, परिवर्तन होने लगेगा। और जैसे ही इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगा तो इसमें विद्युत भाग बल उत्पन्न होने लगेगा। ये देखो, ये इसकी कार्यविधि है। मेरी बात समझ में आ रही है। कार्यविधि बहुत ही सिंपल है। कार्यविधि में अपन ने क्या किया, कुछ नहीं किया है। मतलब कि कार्यविधि में अपन ने ये किया है कि ट्रांसफार्मर की जैसे ही हम मान लो कि पहली कुंडली हमने पहली कुंडली में क्या जोड़ी, जैसे ही हमने वोल्टता जोड़ी, जैसे ही हमने इसमें वोल्टता जोड़ी तो उसमें धारा उत्पन्न होने लगी। और जैसे इसमें धारा उत्पन्न होने लगी पहली कुंडली में तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लगा। अब चुंबकीय क्षेत्र जैसे उत्पन्न हुआ तो उसके पास में जो दूसरी कुंडली होगी उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगेगा। और जैसे ही उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो दूसरी कुंडली में क्या होने लगा, विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाएगा। तो जो सारी चीजें मैंने बताई है वही की वही अपन को कार्यविधि में लिखना है। चलो देखते हैं, देखो इसे मैं कैसे लिखता हूं, है ना। चलो, ये तो हाल चाहिए। चलो देखो, जो अपन ने क्या लिखा है कि जैसे मान लो हम इसकी जो कार्यविधि लिखेंगे, हम वो लिख रहे हैं कि जब प्राथमिक कुंडली में ठीक है, अपन ने क्या लिखा है, जब प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती, ठीक है, जब प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती वोल्टता, ठीक है, लगाई जाती है तो उस कुंडली में धारा उत्पन्न होने लगती है। ठीक है, ठीक है, मतलब देखो इसके अपन ने जो कार्यविधि पढ़ी है, अपन ने कार्यविधि में क्या पढ़ा है कि जब हम प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच में हमने वोल्टता लगाया, ठीक है, जब हम प्राथमिक कुंडली जो मैंने तुमसे कहा था, जो मैंने तुम्हें बताया था कि भाई हम जब प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच में तुम वोल्टता लगाओगे तो उस कुंडली में धारा उत्पन्न होने लगेगी, ठीक है, मतलब धारा बहने लगेगी। तो ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र, तो प्राथमिक कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लगता है।
अब सुनो, मैंने तुमसे जो बात कही थी, क्या कही थी कि भाई जब तुम प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच में वोल्टता लगाओगे तो उसमें धारा उत्पन्न होने लगेगी, और धारा उत्पन्न होने लगेगी तो उसमें उसी प्राथमिक कुंडली में क्या होने लगेगा, तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लगेगा। ठीक है, जैसे ही तुमने चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया तो कुंडली से बद्ध, तो द्वितीय कुंडली से बद्ध, तो दूसरी कुंडली में जो चुंबकीय फ्लक्स है, तो जैसे ही तुम, तो अपन ने ये सब कुछ कर दिया, तो दूसरी कुंडली में जो चुंबकीय फ्लक्स होगा उसमें परिवर्तन होने लगेगा। ठीक है, परिवर्तन होने लगेगा जिससे कि आप, जिससे बस ये अपनी कार्यविधि हुआ है। देखो ट्रांसफार्मर की अपन ने कार्यविधि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी है और सही तरीके से लिखी है कि भाई देखो क्या लिखा है मैंने ट्रांसफार्मर की कार्यविधि में। जैसे मान लो कि मैंने पहले ट्रांसफार्मर में प्रतिवर्ती वोल्टेज लगाई तो धारा उत्पन्न होने लगेगी, तो उसमें चुंबक क्षेत्र उत्पन्न होने लगेगा, तो दूसरी कुंडली में जो चुंबकीय फ्लक्स में बार बार परिवर्तन होने लगा, और बार बार परिवर्तन होने लगा तो दूसरी कुंडली में विद्युत भागबल उत्पन्न हो जाएगा। सिंपल सी कार्यविधि है, आनी चाहिए। ट्रांसफार्मर की अपन ने डेफिनेशन पढ़ ली, उसके दोनों दोनों प्रकार पढ़ लिया, उसका हमने चित्र भी पढ़ लिया। और ट्रांसफार्मर आज इस पूरी क्लास में अपन खत्म करके जाएंगे। देखो यार तुम पहले माइंड सेट बना के जाओ कि मैं इस पूरी क्लास से ट्रांसफार्मर खत्म करके जाऊंगा, है ना। अगर तुम्हारे पहले जो माइंड सेट होगा वो लिख के लेके चलो, है ना, वो बना के चलो, पूरा का पूरा देखो और लास्ट तक वीडियो में बने रहो, है ना। पहले देखो मोटा के तो कोई भी आ जाता है, पर अगर तुम्हें पढ़ना है, अगर तू चाहता है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ तो भाई यार दम रखो, है ना। अब देखो इसको रोक के सबको लिख लेना है, और इसकी अब जो कार्यविधि भी अपन ने खत्म कर दी, अब इसका पढ़ेंगे अपन सिद्धांत। अब इसका सिद्धांत पे आ जाओ। सिद्धांत भी इम्पोर्टेंट है, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। या पूछ लो, ये सारी चीज़ें तुमसे पूछ ले। अगर वो 4 नंबर में लेके जाएगा ट्रांसफार्मर का, तो ये सारी चीज़ें पूछेगा तुमसे। ट्रांसफर की डेफिनेशन भी, उसका चित्र भी, उसकी कार्यविधि भी, सारी चीज़ तुमसे पूछेगा। तो सिद्धांत पे आ जाओ। तो सिद्धांत में अपन माना ट्रांसफार्मर की, क्या माना हमने, माना ट्रांसफार्मर, माना कि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक, माना ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अपन क्या मान लेंगे, NP, तथा द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, तथा द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या NS है। ठीक है, तो ये अपन ने पहले, सबसे पहले सिद्धांत खिलाने अपन ने क्या मान लिया कि माना ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में जो फेरों की संख्या NP मान लिया, और दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या अपन ने क्या मान लिया, NS मान लिया। तो अब देखो, तो तो प्राथमिक कुंडली से, तो ठीक है, तो अपन क्या लिख रहे हैं, तो प्राथमिक कुंडली के प्रत्येक फेरों से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, तो प्राथमिक कुंडली के प्रत्येक फेरों से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई हो। तो इस चीज को समझो और मेरे साथ लिखो। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत लॉन्ग टॉपिक है, जाएगी लंबी वीडियो जाएगी, पर ये आना चाहिए सारा, है ना। तो देखो अपन ने क्या लिखा है, तो प्राथमिक कुंडली से बद्ध चुंबक, तो प्राथमिक कुंडली के प्रत्येक फेरों से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई हो। तो अगर मान लो इससे अपन ने जो चुंबकीय फ्लक्स है वो अपन ने क्या मान लिया, फाई मान लिया। चुंबकीय फ्लक्स फाई हो तो इसका जो विद्युत भागबल होगा, तो इसका जो विद्युत भागबल होगा, तुमने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, पर इस चीज़ को तुम याद रख लो कि वो होगा अपने पास माइनस NP/d∅/dt। ये अपन ने विद्युत भागबल पढ़ा है।
ये अपन ने अगर तुम कुंडलियाँ अगर तुमने पढ़ी होंगी, LCR परिपथ मैंने पढ़ा है, उसमें थोड़ा पीछे चले जाओगे तो उसमें अपन ने विद्युत भागवल सारा मैंने तुम्हें निकालना ही बताया, कैसे निकाला अपन ने, और विद्युत भागवल कैसे माइनस का है कैसे प्लस का है वो सारा मैंने तुम्हें बताया, ठीक है। तो देखो इसमें अगर हम मान लो कि माना ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में फेरुक संख्या अपन ने NP मानी है और दूसरी कुंडली में फेरुक संख्या अपन ने NS मानी है, ठीक है। तो इसका जो अगर हम मान लें कि चुंबकीय फ्लक्स फाई तो इसका विद्युत भागफल जो अपने पास क्या हो जाएगा -NP/d∅/dt, ठीक है। इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार अपने पास अगर हम द्वितीयक कुंडली, इसी प्रकार द्वितीयक कुंडली के लिए विद्युत भागफल प्राथमिक कुंडली के हमने विद्युत भाग मान लिया, तो दूसरी कुंडली के लाने हमारे पास क्या हो जाएगा NS और d∅/dt। देखो पहली कुंडली के लिए अपन ने विद्युत भागबल NP माना था, दूसरी कुंडली के लिए विद्युत भागबल क्या मान लेंगे अपन NS मान लेंगे। इसे मैं समीकरण 1 बना लूंगा, इसे मैं क्या कर लूंगा समीकरण 2 बना लूंगा। तो ये अपने पास अपन ऐसे कह सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से क्या होगा d∅ ये अपने पास एक दूसरे से कट जाएंगे। बात समझो मेरी, ये कटेंगे कि नहीं कटेंगे। देखो इसका विद्युत भागबल इसे अपन EP मानेंगे और इसका विद्युत भागबल अपन क्या मानेंगे ES मानेंगे, ठीक है। तो अपने पास क्या बचेगा, मैं ये सारा काट दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, है ना। तो इसका जो बचेगा मेरे पास ES बराबर अपने पास क्या बचेगा NS और EP बराबर अपने पास क्या बचेगा NP। देखो ये समझ में आ रहा है, सारी चीजें दिख रही हैं। देखो इस सिद्धांत में अपन को क्या करना है, ये छोटी सी चीजें जो अपन को लिखना है इसमें कि जैसे कि मान लो सभी को सब कुछ सही से देखना चाहिए ना। देखो सब कुछ दिख रहा है कि अपन ने क्या किया है कि मान लिया अपन ने सिद्धांत में कि हमने एक मान लिया कि ट्रांसफार्मर की जो फेरुक संख्या वो अपन ने NP और NS मानी है। तो अगर मान लो कि हम इसमें जो चुंबकीय फ्लक्स है अगर उसे हम फाई मान लेंगे, मान लो कि इसमें हमने चुंबकीय फ्लक्स को क्या मान लिया फाई मान लिया, तो हमारे पास विद्युत भागबल अपने इसको, तो विद्युत भागबल अपने पास क्या हुआ EP। तो EP को अपन क्या लिखेंगे, ये अब इसका विद्युत भागबल हो, ये इसका विद्युत भागबल हो जाए, समीकरण 1 और 2 से अपन ये सारा यहाँ तक अपन खत्म कर देंगे। बात समझो, यानी ये विद्युत भागबल उनकी फेरुक संख्या के बराबर होंगे। पहली चीज याद आ रही तुम्हें, जो हमारे विद्युत भागबल होंगे वो किसके बराबर होंगे, इसमें फेरुक संख्या के बराबर होंगे। देखो यार सीरियसली पढ़ो, इस चीज को समझो। अब इसके आगे थोड़ा मैं करूंगा, इसको रोक कर बढ़िया से पूरा नोट करो और मेरे आगे से जो है वो इसका करता चलूं। अब इसके आगे जैसे मान लो, ठीक है, अब समीकरण अब इसका यदि हमें पता है, यदि अपने पास जो प्रतिरोध है, अगर अपने पास जो प्रतिरोध क्या है नगण्य हो, तो यदि हमारा जो प्रतिरोध क्या है हो गया नगण्य हो गया, तो देखो हम जानते हैं कि V बराबर IR होता है ना। V बराबर अपने पास क्या होता है IR होता है। तो अपने पास चूंकि हमारे पास जो प्रतिरोध क्या हुआ है वो नगण्य हो गए। बात समझे मेरी, प्रतिरोध अपने पास क्या हुआ है नगण्य हो गए, तो अपने पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा वोल्टता बचेगी, यानी प्रतिरोध का कुछ भी नहीं आएगा। तो अपने पास क्या बचेगा BS/, जैसे मान लो अपने पास क्या बचेगा BS/BP बचेगा, वो किसके बराबर होगा अपने पास NS/NP के। इस चीज को तुम्हें याद रखना पड़ेगा। पहली चीज हमने क्या पढ़ी है कि भाई साहब कि पहली चीज में इसके जो विद्युत भागबल होंगे वो फेरों की संख्या के बराबर होंगे, दूसरे में इसकी जो वोल्टता होगी वो इसके फेरों के बराबर होगी। मतलब देखो चूंकि इसमें प्रतिरोध नगण्य है, अगर प्रतिरोध नगण्य नहीं होता तो हम यहाँ पे IR यूज करते नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसकी जो वोल्टता है वो किसके बराबर होगी, इसकी फेरों की संख्या के बराबर होगी। ठीक है, तो ऐसे हम क्या मानेंगे समीकरण 3 मान लिया। ठीक है, आगे आ जाओ, क्योंकि यदि कुंडली में यदि प्राथमिक व द्वितीयक कुंडली में बहने वाली धारा आई हो, तो बहने वाली धारा आई हो, तो अगर मान लो कि हमने जो धारा मान ली आई हो गई, तो अपने पास वोल्ट था, देखो वोल्ट था होगी तो वो अपने पास किसके बराबर होगी, धारा के बराबर होगी। इस चीज को समझो, मतलब जो अपने पास धारा होगी वो किसके बराबर होगी, इसकी वोल्टता के बराबर होगी। ठीक है, पर देखो धारा किसके समान होगी, तुम प्राथमिक कुंडली की जो धारा होगी वो दूसरी कुंडली, मतलब जो अपन को रिजल्ट निकलेगा वो दूसरी कुंडली से निकलेगा। इसलिए याद रखना कि जो अपने पास दूसरी कुंडली की जो वोल्टता है, मतलब दूसरी कुंडली की जो वोल्टता है वो पहली कुंडली की धारा के बराबर होगी। और मतलब जैसे देखो पहली कुंडली में धारा हो रही होगी ना, वो तुम्हारे इस चीज को याद रखो यार, है ना। ये समीकरण तुम क्या मान लोगे, 4 मान लोगे। एट द एंड ऑफ जो करना है वो क्या हो जाएगा, समीकरण 3 और 4 से अपन इस कर देंगे समीकरण 3 व
4 से क्या कर दिया अपन ने समीकरण 3/4 से कि अपने पास जो BS हो गया वो BP के बराबर हो गया, और ये अपने पास किसके बराबर है, इनकी फेरों की संख्या यानी NS बटे NP के बराबर हो गए, और ये NP और किसके बराबर है, ये अपने पास IP बटे IS के बराबर हो गए। भाई यही सिद्धांत है, ये अपना सिद्धांत खत्म हो गया। इस सिद्धांत में अपन ने सब क्या किया है कि देखो सबसे पहले अपन ने मान लिया कि फेरों की संख्या को NP और NS मान लिया, ठीक है, और दोनों के अपन ने क्या निकाली, विद्युत भागफल निकाली। विद्युत भागफल से हमारे पास क्या निकला है कि जो इसकी विद्युत भागफल है उनकी फेरों की संख्या के बराबर है ना, तो विद्युत भागफल होगा वो किसके बराबर होगा, फेरों की संख्या के बराबर होगा। दूसरा कि तुम्हारे जो प्रतिरोध अगर नगण्य है तो हमारी जो वोल्टेज होगी वो किसके बराबर होगी, फेरों की संख्या के बराबर होगी, और वोल्टेज फेरों की संख्या के बराबर है तो हम क्या कर लेंगे, इसकी जो धारा होगी वो किसके मतलब धारा उल्टी होगी, यानी पहले की दूसरे के बराबर होगी, दूसरे की पहले के बराबर होगी। और ये समीकरण अपन 3 और 4 से अपना सारा ये सॉल्व हो गया। ये अपना सिद्धांत है, यानी ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन, चित्र, कार्यविधि, सिद्धांत, ये सारी अपन ने खत्म कर दिया। अब देखो इससे जो अब इसके अपन को दो टॉपिक और रहे कि हमको इसके बारे में दो चीज़ें और बतानी है, वो अपने पास कौन कौन सी हो जाएंगी कि इसके उपयोग बताइए, इसके 6 के कारण बताइए, और इसमें 2 डेफिनेशन है जो अपन इसमें खत्म करेंगे ना। बहुत ही देखो लॉन्ग वीडियो है, पर लॉन्ग वीडियो है तो इसके साथ में बने रहो। अब तुम छोटे बच्चे हो नहीं कि भाई अब तुम 12th में आ चुके तो इस चीज़ को समझो कि तुम्हें तो ये सब कुछ तुम्हें आना चाहिए है ना। तो देखो अब अपना जो अगली चीज़ है वो देखो ट्रांसफार्मर का। अब अपना जो इसमें हेडिंग डालो परिमाणन अनुपात, ये डेफिनेशन तुमसे पूछेगा, ठीक है, परिमाणन अनुपात, ठीक है। परिमाणन अनुपात क्या होता है, इसकी चीज को मतलब द्वितीयक कुंडली की फेरों की संख्या बटे प्राथमिक कुंडली की फेरों की संख्या के अनुपात को अपन क्या बोलेंगे, परिमाणन अनुपात बोलेंगे, और इसे R से अपन प्रदर्शित करेंगे। बस छोटी सी कहानी है कि भाई परिमाणन अनुपात क्या होता है कि दूसरी कुंडली की फेरों की संख्या बटे पहली कुंडली की फेरे की संख्या के इनके अनुपात को अपन क्या बोल देंगे, परिमाणन अनुपात बोलेंगे। जो मैंने बोला है, जो मैंने समझाया वही कि वही अपन इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे डेफिनेशन में अपन, द्वितीयक कुंडली की फेरों की संख्या तथा प्राथमिक कुंडली की फेरों की संख्या को लिखो मेरे साथ, ठीक है। द्वितीयक कुंडली की फेरों की संख्या तथा प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या के अनुपात को परिमाणन अनुपात कहते हैं। अनुपात, मेरी राइटिंग सबको समझ में आ रही है, ठीक है। देखो परिमाणन अनुपात कहते हैं, इसे R से प्रदर्शित करते हैं। यानी जो परिमाणन अनुपात होता है वो किसके बराबर होगा, NP बटे NS बटे NP। किसी को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ये डेफिनेशन तुम्हें बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन है, और ट्रांसफार्मर का ये एक हिस्सा है, ठीक है। तो परिमाणन अनुपात की तुमने डेफिनेशन लिख ली होगी, इसे मैं मिटा रहा हूँ। देखो डेफिनेशन है, सारा टॉपिक इसी चीज़ में खत्म होगा, सारी चीज़ें इसी क्लास में खत्म होंगी। क्लास में बने रहो। अब तुम छोटे बच्चे नहीं हो, है ना, एक लंबा क्लास है, पर ये अपन को आना चाहिए। बहुत ही सही क्लास है भाई, इससे बढ़िया ट्रांसफार्मर का तुम्हें कहीं पर नहीं मिलेगा, और चाहे तुम भूलते रहो, भटकते रहो। सबसे बड़ी जो तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या आती है ना ऑनलाइन में, कि हम की सारी चीज़ हमको एक जगह नहीं मिलती। लेकिन अपन को इस क्लास में सारा ट्रांसफार्मर का सब कुछ तुम्हें यहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। फिर इसमें एक और चीज़ जो हेडिंग हम याद करेंगे कि ट्रांसफार्मर, एक और चीज़ हम इसमें याद करेंगे कि ट्रांसफार्मर की दक्षता, ठीक है, ट्रांसफार्मर की दक्षता। देखो ट्रांसफार्मर की दक्षता पे आ जाओ, तो ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होगी, इसकी सिंपल सा है कि ट्रांसफार्मर की दक्षता होगी वो से तुम क्या करोगे, थोड़ा सा लॉन्ग करके इसे एन से प्रदर्शित करोगे, और इसमें मतलब कि निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। मैंने क्या लिखा है कि इस चीज को समझो कि मान लो कि ट्रांसफार्मर की दक्षता मतलब कितनी शक्ति तुम्हारी अंदर जा रही है और कितनी शक्ति तुम्हारी बाहर निकल रही है, तो उसके अनुपात को अपन क्या बोलेंगे, ट्रांसफार्मर की दक्षता बोलेंगे। बात समझो मेरी। निर्गत शक्ति मतलब जो तुम्हारी जो और निवेशी शक्ति मतलब जो शक्ति तुम्हारी बाहर निकल रही है, ठीक है, और जो शक्ति तुम्हारी अंदर यानी तुम उसमें निवेश कर रहे हो ट्रांसफार्मर में, यानी जो ट्रांसफार्मर में एक तुम्हारे पास शक्ति जा रही है और तुम्हें जो दूसरी शक्ति तुम्हें मिल रही है, मतलब निवेशी शक्ति और निर्गत शक्ति के अनुपात को अपन क्या बोलेंगे,
ट्रांसफार्मर की दक्षता बोलेंगे। यही अपन डेफिनेशन में लिखेंगे इसकी, ठीक है। क्या लिखेंगे? निर्गत शक्ति और निवेशी शक्ति, निर्गत शक्ति और निवेशी शक्ति की के अनुपात को ट्रांसफार्मर की दक्षता, ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? देखो वीडियो लॉन्ग है, समस्या भी आ रही होगी, आलस भी आ रहा होगा, नींद भी आ रही होगी कि अब तो मैं सो ही जाऊं, क्या ही करूंगा, देखूं चलो रील देखते हैं। पर भाई तू दम रख अपने अंदर, है ना, अब जो सोच के रख, नहीं यार मर जाऊंगा फिर भी इस टॉपिक को खत्म करूंगा, है ना, इस तरीके का। ट्रांसफार्मर की दक्षता के निर्गत शक्ति और निवेशी शक्ति के अनुपात को अपन क्या बोलेंगे? ट्रांसफार्मर की दक्षता बोलेंगे। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? एन से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये अपनी इसकी डेफिनेशन खत्म हो गई और इस डेफिनेशन में तुम्हें कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। तो अगर तुमसे ये डेफिनेशन, इन दोनों में से 100% ये डेफिनेशन आई, चलो छोड़ो, ओटी में पूछेगा, एक वाक्य में पूछेगा, 2 नंबर में पूछ ले, कोई सी भी चीज़ पूछ ले, इनमें से एक डेफिनेशन तुम्हारे पास आ रही है। अब देखो, अब ट्रांसफार्मर के उपयोग, या फिर अपन पहले ट्रांसफार्मर की ऊर्जा चेक करेंगे। देखो इससे भी क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है कि ट्रांसफार्मर की ऊर्जा क्षय के बारे में बताइए। तो देखो ट्रांसफार्मर की, वैसे कोई एक अच्छा ट्रांसफार्मर होगा तो उससे ऊर्जा क्षय नहीं होगी, ठीक है। इस चीज़ को तुम्हें याद रखना है कि कोई अगर आदर्श ट्रांसफार्मर है तो उससे ऊर्जा क्षय नहीं होगी। तो इसका अपन लिखेंगे, यदि किसी आदर्श ट्रांसफार्मर से किसी आदर्श ट्रांसफार्मर से ऊर्जा का क्षय नहीं होता। ये अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, पर ये कभी कभी किन्हीं किन्हीं कारणों की वजह से हो जाता है, मतलब ऊर्जा क्षय के कारण बताने हैं। पर मतलब कोई अच्छा, पर कुछ ट्रांसफार्मर पुराने हो जाते हैं, है ना, या कुछ मान लो उनमें किसी चीज़ की कमी हो जाती है, तो अपन को बता रहा है कि किन किन कारणों की वजह से इनमें होता है। तो इसमें तुम याद करोगे कि जैसे मान लो इनमें कौन कौन से क्षय होंगे। एक तो अपने पास होगा इसमें ताम्र क्षय, ये तुम सिर्फ नाम याद रख लो इनका। क्या होगा अपने पास? एक तो इसमें हो जाएगा ताम्र क्षय हो जाएगा, एक तो इसमें कौन सा होगा? चुंबकीय फ्लक्स क्षय। एक तो अपन ने कौन सा पढ़ लिया? ताम्र क्षय। मतलब किन किन कारण? एक तो ताम्र क्षय हो सकता है इसमें, एक तो अपने पास चुंबकीय फ्लक्स क्षय हो सकता है, एक तो अपने पास कौन सा हो सकता है? लौह क्षय हो सकता है। एक अपने पास कौन सा हो सकता है? लौह क्षय। और एक अपने पास हो सकता है शैथिल्य क्षय। ये तुम्हें नाम याद करने पड़ेंगे। देखो मतलब एक ट्रांसफार्मर जो में क्षय हो सकते हैं वो ये चार क्षय हो सकते हैं। या तो एक तो ताम्र क्षय हो सकता है, एक चुंबकीय फ्लक्स क्षय हो सकता है, एक लौह क्षय हो सकता है, और एक अपने पास कौन सा क्षय हो सकता है? शैथिल्य क्षय हो सकता है। इसका निवारण, मान लो दूसरा तुमसे ओटी में पूछ ले, या फिर तुम इसी में लिख दो कि इसका जो निवारण है हम कैसे, इसी में तुम लिख सकते हो कि ताम्र क्षय का निवारण हम, जैसे मान लो कि किन चीज़ों से हम कम कर सकते हैं। ताम्र, अगर तुम्हारे ट्रांसफार्मर में ताम्र क्षय हो रहा है तो इसे तो इसका तुम मतलब इसे किस तरीके से कम करोगे? तांबे, अगर इस ताम्र क्षय हो रहा है तो तांबे का मोटे तार का यूज करो। मतलब तुम्हारे पास जो हम लिखेंगे कि भाई मान लो कि ट्रांसफार्मर के ऊर्जा क्षय के कारण क्या हो जाएंगे, कौन कौन सा क्षय हो रहा है। एक तो हमारे पास ताम्र क्षय हो रहा है, और उसी के अंदर लिखोगे कि हमारे पास एक ताम्र क्षय हो रहा है, और इसे हम कम कैसे कर सकते हैं? तांबे के मोटे तार का उपयोग करके हम इस ताम्र क्षय को कम कर सकते हैं, ठीक है। और अगर चुंबकीय फ्लक्स क्षय हो रहा है तो चुंबकीय फ्लक्स, अगर चुंबकीय फ्लक्स का क्षय हो रहा है तो एक कुंडली को हम दूसरी कुंडली से, एक कुंडली को दूसरी कुंडली से लपेटकर, हम क्या करेंगे? एक कुंडली को दूसरी कुंडली से लपेटेंगे, और इसे लपेटकर हम क्या कर सकते हैं? इसमें ऊर्जा क्षय कम कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने क्या लिखा है कि जैसे कि मान लो अगर तुम्हें क्या करना है कि चुंबकीय फ्लक्स हो रहा है, चुंबकीय फ्लक्स क्षय हो रहा है, तो इसे हम कम क्या कर सकते हैं? एक कुंडली को दूसरी कुंडली से हम लपेट देंगे तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स क्षय कम हो जाएगा। और लौह क्षय हो रहा है तो तुम पटलित रॉड का, किसका उपयोग करोगे? पटलित। अगर कौन सा क्षय हो रहा है तुम्हारे पास? लौह क्षय हो रहा है, तो पटलित रॉड का यूज करके तुम इसका, पटलित रॉड का उपयोग करके, अगर तुम पटलित रॉड का उपयोग करोगे तो तुम भाई इस लौह क्षय को कम कर सकते हो। शैथिल्य क्षय को क्या कर सकते हो कि नर्म रॉड का यूज करके, किसका?
नर्म लोहे का बना है, मतलब जो अपन जो क्रॉड यूज कर रहे हैं वो कैसे और नर्म लोहे का बनाया जाए, क्रॉड नर्म लोहे का बनाया जाए। लास्ट टॉपिक और रहा है, थोड़ी देर और वीडियो के साथ में बने रहो। ये वीडियो तुम्हारे जीवन की सबसे बेहतर वीडियो होगी और ये समझ लो कि तुम्हारे इसमें कम से कम 4-6 नंबर पक्के लेके जाओगे तुम इससे, ठीक है। तो अपने पास क्या बता रहा है, ट्रांसफार्मर का ऊर्जा क्षय। तो भाई देखो ट्रांसफार्मर एक अगर अच्छी ट्रांसफार्मर है तो उसमें से ऊर्जा क्षय नहीं होगी, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से हो सकती है। तो वो कारण हम बता दें कि हम इसमें ताम्र क्षय हो सकता है, चुंबकीय फ्लक्स क्षय हो सकता है, लोह क्षय हो सकता है और शैतल्य क्षय हो सकता है। और हमने ये भी बता दिया कि हम किन किन तरीकों से इन्हें कम कर सकते हैं। तो हम तांबे के मोटे तार का यूज करके इसमें चुंबकीय फ्लक्स को, इसमें कुंडली को एक दूसरे लपेट देंगे, लोहे क्षय को पटलित क्रॉड का यूज कर लेंगे और इसमें हम नर्म लोहे का, मतलब जो नर्म लोहे की क्रॉड का बनाएंगे तो हम इसको भी क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ये ट्रांसफार्मर का ये सबसे बढ़िया मतलब ट्रांसफार्मर, ये सारा तुम्हें समझ में आना चाहिए। ट्रांसफार्मर का ये ऊर्जा क्षय के कारण भी अपन ने पढ़ लिए। बस 2 लाइन और हमें और पढ़नी है इसकी, और ये तुम्हारा पूरा का पूरा टॉपिक यहाँ से खत्म हो चुका है। अब ट्रांसफार्मर से तुमसे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इसकी गारंटी मैं तुम्हें इस चैनल से दे रहा हूँ कि अब तुमसे मतलब एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक ट्रांसफार्मर के टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा। लास्ट चीज़ और लिख लो, ट्रांसफार्मर के उपयोग। लास्ट टॉपिक और अपने पास क्या है कि हम ट्रांसफार्मर के उपयोग, ठीक है। लास्ट टॉपिक और है हमारे पास, 2 लाइन और है हमारे पास कि ट्रांसफार्मर के उपयोग, ठीक है। तो देखो ट्रांसफार्मर के अपन जो है उपयोग लिखेंगे कि इसका उपयोग क्या करेंगे, एलिमिनेट व पावर सप्लाई में। इसका पहला उपयोग क्या करेंगे हम, एलिमिनेट, कहाँ का कर रहे हैं, एलिमिनेट व पावर सप्लाई में, यानी पावर सप्लाई में तुम किसका उपयोग करोगे, ट्रांसफार्मर का यूज कर रहे हैं, ठीक हो। रेडियो, टेलीविजन, मोटर आदि में। दूसरा उपयोग कहाँ पे करोगे तुम इसका, रेडियो में इसका उपयोग कर रहे हो, टेलीविजन, ठीक है, रेडियो में इसका यूज कर रहे हो, टेलीविजन में इसका उपयोग कर रहे हो, मोटर, इन सब में तुम किसका उपयोग कर रहे हो, ट्रांसफार्मर का यूज हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं, कोई सी भी ट्रांसफार्मर बन रही है एक छोटे से उसमें मतलब कोई सी भी चीज बन रही है, मोटर हो तो उसमें एक छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा हुआ, ठीक है। और वेल्डिंग कार्य, कभी भी वेल्डिंग की मशीन देखना, जैसे अपन ने जो चित्र बनाया था वैसा का वैसा होगा, ठीक है, वेल्डिंग कार्य में। तो ये सारे ट्रांसफार्मर के अपन ने तीनों क्या लिख दिए, उपयोग कर दिए। और भाई साहब ट्रांसफार्मर का ये सारा जो अपने पास टॉपिक है वो खत्म हो चुका है। मेरी बात सुनो बच्चों, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये तुम्हारे पास आएगा मतलब पेपर में। और सारा टॉपिक तुम्हें एक ही वीडियो में मिला है, बढ़िया से मेहनत करो और इस चीज़ को समझो, है ना। अगर कोई समस्या आती है और कोई से टॉपिक अगर तुम्हें चाहिए तो बढ़िया से कमेंट करो और इसे हमसे जानो, और हम तुम्हें बहुत ही बढ़िया सा ये टॉपिक देंगे, है ना। ट्रांसफार्मर का टॉपिक सभी को आना चाहिए। ये समझ लो ये रामबाण उपाय है कि मैथ फिजिक्स में अच्छे नंबर लेके आने का, है ना। हमें पता है, देखो अगर तुझे पता है कि इससे एक टॉपिक आएगा तो तुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा अगर तू इसे सही तरीके से नहीं पढ़ेगा, है ना। इस चीज़ को समझो। तो अगर तुम एक समझदार इंसान बनो, बढ़िया से कुछ नहीं है, अपने नोट्स लो, नोट्स में ट्रांसफार्मर के टॉपिक को पूरा का पूरा लिखो और इसी तरीके से ख़त्म करो, है ना। और बढ़िया से हमारे चैनल के साथ में बने रहो और फॉलो करो इसे।